10 अगस्त को गश इत्जोन और करमाए तुजुर, 1 सितंबर को तुर्कमिया जो कल की घटना थी, और आज 2 सितंबर को इब्राहिमी मस्जिद, और तीनों हिब्रोन में, जो कि ऐतिहासिक जगह आपको बता चुका हूं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमले पे हमले करके ये बुरा हाल कर दिया आईडीएफ का कि आप विश्वास नहीं करेंगे। ये जो हमले हो रहे हैं, जो जेनिन में नॉर्थ वेस्ट बैंक में इजरायली मारे जा रहे हैं, जब से उन्होंने 28 अगस्त से अपना इन्वेजन ऑफ वेस्ट बैंक शुरू किया, हिजबुल्लाह से जो लड़ाई नॉर्दर्न फ्रंट पे होनी थी उससे डर के और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो वेस्ट बैंक में लड़ाई छिड़ी है, उसका जो परिणाम निकल के सामने आ रहा है आप तो जानते हैं। मैंने आपको बताया कि करमाए तुजुर और गश इत्जोन में 6 इजरायली सेटलर्स घायल हुए, एक ब्रिगेडियर मेजर जनरल के साथ। उसके बाद 1 सितंबर को तुर्कमिया में जिस तरीके से 3 इजरायली सेटलर्स मार दिए गए, आज इब्राहिमी मस्जिद में बड़े लेवल पर गोली चली है, और उसके बारे में पूरा सिक्योरिटी कॉर्डन है, एक भी खबर नहीं आने जा रही है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के अंत में आपको बताऊंगा कि वहां पर एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि इसमें 2 संभावनाएं हैं। अभी पूरी तरह से रेजिस्टेंस की तरफ से भी खबर नहीं आई, लेकिन 2 संभावना है, और दोनों में से दोनों संभावनाएं इतनी भयानक और इतनी जबरदस्त है आईडीएफ के लिए कि आपकी मतलब उनके पैरों तले जमीन खिसकना बिल्कुल लाजिम है, और वो खिसक गई है, ये पूरा दिखने में आ रहा है। और आपको एक चीज और बता दें, उसके पहले अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका स्वागत है। मैं देखिए इस समय महाराष्ट्र में हूं, ट्रैवल कर रहा हूं। ये इस वीडियो में भी शायद कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज हों। अभी कल ही एक हमारे फॉलोअर ने कमेंट किया कि आई लेवल पे चीजें नहीं हो पाती हैं, कभी कभी मुझे ऊपर देखना पड़ता है, कभी नीचे देखना होता है। तो ये सारी चीजें देखिए फील्ड में रहने की वजह से होता है, क्योंकि फील्ड में जब आदमी रहता है तो उसको उस तरह से कैमरे पे ध्यान नहीं दे पाता है। फिर भी हम उसको पूरी तरह से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल। रोज हम खबरें दे रहे हैं आपको, और देखने का जो टाइम है उसको आप लोग प्लीज फिक्स कर लीजिए, 15 से 20 से 25 मिनट, जो भी मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हैं। मैं रोज कहता हूं इस बात को, उसकी एक वजह है, और वो मैं आपको बताऊंगा कभी। और उसके साथ जो कमेंट वाली बात है, वो आप बहुत ही उसको सीरियसली उसको लीजिए, ध्यान से लीजिए। बहुत सारे लोगों की नजरें इस चैनल की तरफ हैं, एक काफी बवाल मचा हुआ है। खुद मेरे ऊपर इतने प्रेशर पड़ रहे हैं, लेकिन हम अडिग हैं, हम हमेशा से अडिग हैं, आज भी अडिग हैं, हमेशा अडिग हैं। हम इलाहाबाद का पानी पिए हैं, हम लखनऊ के जाके परवान हमारी जवानी चढ़ी है, बनारस में मेरी पैदाइश है। हम इन 3 ऐतिहासिक शहरों की एक मिली जुली संस्कृति से निकले हैं, और इसलिए देखिए यही मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो फिलिस्तीन में हो रहा है, ये पूरे मेरे दिल में ना, पूरी मेरी नजरों में, मेरे दिमाग में एक फिल्म की तरह आता है, और जो मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि जो एक दूसरी बड़ी घटना इजराइल के अंदर क्या हुआ। इजराइल के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि जो 6 सेटलर्स जो गाजा से जो होस्टेजेस थे, जिनकी लाशें बरामद हुई, उसमें नेतन्याहू ने कहा कि इनको हमास ने मारा है। हमास ने कहा कि नहीं, ये इजरायली फोर्सेस के बम्बार्डमेंट में मारे गए हैं। हम हमेशा कहते रहे कि होस्टेजेस को रिलीज करो, लेकिन नेतन्याहू ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे, पूरे अपने राइट विंग की बातें सुन रहा है, और उसने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए हैं, सब कुछ तोड़ दिया है। ये जो सारी चीजें हैं, देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ये अब जमीन पे परकुलेट कर गई। इजराइल में आज जो वहां का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, उसने कॉल दिया, और आज पूरा इजराइल बंद रहा, और बंदे नहीं रहा, बल्कि उसमें कई जगह कॉन्फ्लिक्ट हुए, सीधे सीधे पुलिस से लड़ाई हुई, लाखों लोग सड़क पे आ गए। कल रात भी लाखों लोग आए थे, आज रात भी लाखों आए थे, और उनका सीधा सीधा सिर्फ सिंपल ये कहना है कि हमास के साथ डील करो और ये लड़ाई रोको। हमारे जो भी अब होस्टेजेस बच गए हैं, जो भी वहां पर हैं, 100, 110, किसी को संख्या नहीं मालूम, क्योंकि कितने इजरायली बॉम्बिंग में मार दिए गए हैं, क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर भी कम से कम जो 100 के ऊपर होस्टेजेस हैं, उनको रिहा करो, हमास से समझौता करो। हमास से ही समझौता करके तुम कुछ कर सकते हो। और हमास भी यही कह रहा है कि हमने तो जुलाई 2 में बाइडेन की डील मान ली थी, हमने तो कई शर्तें अपनी छोड़ दी थी, लेकिन हम वो शर्त कैसे छोड़ दें कि इजरायली सेना कह रही है कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर नहीं छोड़ेंगे, नेत्जरीम एक्सेस नहीं छोड़ेंगे, ये हम कैसे मान लें। ये तो हमारी जनता, जो 40,000 से ऊपर गाजा में लोग शहीद हुए हैं, जो कई हजारों वेस्ट बैंक में शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा के साथ,
उनकी जो भी उनकी सोल, उनकी लेगेसी के साथ ही इतना एक तरह से उसको अब्यूज करना होगा, ये तो हम कर नहीं सकते। जब तक एक फिलिस्तीनी भी जिंदा है तब तक ये समझौता इन शर्तों पे नहीं होगा। लेकिन हां, हम बहुत सारे और चीजों पे लचीले हुए हैं। वाकई जो जुलाई 2 को जो बाइडेन का प्रपोजल था उसमें हमास पूरा तैयार हो गया था, और अमेरिका के नेगोशिएटर्स और इजराइल के नेगोशिएटर्स कितने नाराज हैं नेतन्याहू से। लेकिन क्या है ना कि वहां का सिस्टम ऐसा है कि वहां की जनता का कभी कुछ सही नहीं रहा है। फिर भी आपको बताएं कि इजरायली हिब्रू न्यूज़पेपर में एक जबरदस्त ऐसी एक लेख आया है, मारिव उसका नाम है, मारिव हिब्रू न्यूज़पेपर। आप देख लीजिए, बहुत जबरदस्त उसमें जो बात कही है, उसने ये कहा है कि कल रात को एक चीज जो इजराइल की जनता उसके हुक्मरानों को जोड़ती थी वो टूट गई। यानी कल रात जो हुआ, जो 6 लाशें मिली और जो हमास के नैरेटिव को वहां की जनता ने माना कि इसको आईडीएफ नहीं मारा है, नेतन्याहू ने ही अपनी पॉलिसीज की वजह से इन 6 होस्टेजेस को मारा है, और जनता जो सड़क पे आ गई लाखों की संख्या में, आज भी सड़क पे है। ये एक फंडामेंटल कॉर्ड which bound the people of Israel with its founders and with its leaders has broken, वो टूट गया है। और वो क्या था, एक ट्रस्ट था कि जहां कुछ भी हो जाए, जो इजराइल के हुक्मरान ने जिन्होंने कहा था कि ये प्रॉमिस लैंड है, ये यहूदियों की प्रॉमिस लैंड है, यहां पर आके यहूदी रह सकते हैं पीसफुली, यहां किसी से कोई झगड़ा नहीं है, यहां पर हम सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, अरब्स भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, इस तरह की बातें जो लच्छेदार की, लेकिन जो किलिंग की है उन्होंने, जो यहां की जनता को भी पता नहीं चला, अब पता चल रहा है। 1948 का जो नकबा, हजारों फिलिस्तीनी मार दिए गए। अभी जो फिलिस्तीनी, अब तो उनके सामने है कि 40,000 से ऊपर गाजा में मारे गए, औरतें और बच्चे कितने ज्यादा मारे गए। वेस्ट बैंक में जो हो रहा है, पूरे जगह जो पूरा एक आतंक फैला हुआ है, और उस आतंक का जो जवाब हमास ने दिया है अपने काउंटर क्रांतिकारी आतंक से, कि पूरी तरह से मैंने जो आपको बताया कि जो इब्राहिमी मस्जिद में जो गोली चली है उसके पास, उसमें इतना जबरदस्त तरीके से जो उसका रिएक्शन हुआ है, और उसमें जो इजरायली फोर्सेस का इतना मनोबल गिरा है कि उसमें बताना मुश्किल है। तो मैं इस टॉपिक पे था कि जो फंडामेंटल एक कॉर्ड था इजरायली जनता का अपने हुक्मरानों से, वो टूट गया है। अब वो ट्रस्ट नहीं रहा। जो मैंने कल टाइटल दिया था अपने वीडियो का, आईडीएफ में विद्रोह, अब वो टाइटल देना पड़ेगा आज के वीडियो को, इजराइल में विद्रोह। ये विद्रोह की स्थिति है, और इसमें मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू का हाल शेख हसीना जैसा होने जा रहा है। ये भागेगा अपना देश छोड़ के, इसकी खुद की जनता इसको दौड़ाएगी, और इस तरह की स्थितियां ऑलरेडी पैदा हो रही हैं इजराइल में। और ये हो सकता है कल ना हो सकता है कि कुछ दिनों तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ना हो, लेकिन ये इसी साल होगा। क्योंकि देखिए 7 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, साहब एक एनिवर्सरी आ रही है। 7 अक्टूबर 2023 को जो एक हमास ने हमला किया था, अब बस आज 2 सितंबर है, और बस 1 महीने बाद और 5 दिन बाद 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर के दिन क्या होगा? 7 अक्टूबर के दिन आप सोचिए क्या होगा। एक एक दिन गिनिए। 7 अक्टूबर नजदीक आ रहा है, नेतन्याहू का भागना तय है। वो उसी दिन, उसी के आसपास इजरायली जनता विद्रोह करेगी, जहां इसके और इसके गुर्गों को भागना पड़ेगा। और जिस तरीके से शेख हसीना अंतिम समय तक, मतलब कल वो भागी और उसके एक दिन पहले तक उनको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या हो रहा है, और हमें इस तरीके से भागना पड़ेगा। वही हाल है। नेतन्याहू और राइट विंग जितने फोर्सेस हैं सब सो रहे हैं, सब अपने सत्ता के नशे में। कोई कह रहा है कि वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई कर लो, कोई कह रहा है कि अरे एक महिला मिनिस्टर है, उसने कहा कि हमने लैंड ऑक्यूपाई नहीं की, हमने तो इनहेरिट की है। इनहेरिट तुमने कैसे कर ली? तुम उसकी वारिस हो। जो यहां पर मतलब ये अब जो यूएनओ का रेजोल्यूशन है कि तुम उसकी वारिस नहीं हो, ये जमीन पैलेस्टीनियंस की है, उसको भी नकार रही हो। पैलेस्टीनियन स्टेट को तो नकार ही दिया, अब उसको भी नकार रहे हैं कि हम वारिस है। मतलब हम अपने एंशिएंट टाइम्स में, मतलब जहां 10th सेंचुरी बीसी और 11th 12th 13th 15th सेंचुरी बीसी मोजेस कह रहा है, इब्राहिम कह रहा है, उसके हम वारिस हम। बताओ, इस तरह की बातें, इस तरह की जो इलॉजिकल इरेशनल बातें, ये आम इजरायली को समझ में नहीं आ रही, और यही चीज, यही डोमिनेंट नैरेटिव बन रहा है। और अब हम उस घटना पे आते हैं। हम आपको नॉर्थ वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस की लड़ाइयां हुई वो भी बताएंगे, लेकिन जो साउथ वेस्ट बैंक में जो लगातार आज तीसरे दिन जो लड़ाई हुई है इब्राहिमी मस्जिद में, आप तो जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 6 इजरायली सेटलर्स घायल हुए 31 अगस्त को,
फिर उसके बाद 1 सितंबर को कल 3 इजरायली सेटलर्स मारे गए, और आज जो है 8 इजरायली जो सेटलर्स हैं, ये मैं आपको कॉन्फिडेंशियल एक बात जो अभी सामने आई है, 8 इजरायली सेटलर्स लगभग, मतलब मैक्सिमम 4 से 8 इजरायली जो सेटलर्स हैं वो बुरी तरह घायल हुए हैं, और उसमें 2 सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं। हेब्रोन के इब्राहिमी मस्जिद के पास ऐतिहासिक कांड हुआ है, गोली चली है, और यह आपको बता दें कल भी जो तुर्कियोमिया में जो कांड हुआ था उसका जो उसको किसने किया था, मोहन्नद महमूद उसका नाम है, मोहन्नद महमूद, और वो कौन था, वो शहीद हो गया आज। वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का ऑफिसर था, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को अभी 3-4 दिन पहले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपील किया था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो विद्रोह करें महमूद अब्बास के खिलाफ, वो जो उनका गद्दार नेता है, और ये शुरू हो गया। कल ही देखिए जो एक एक्स ऑफिसर था मोहन्नद महमूद करके, उसी ने वो जो तुकीमिया का ऑपरेशन था वो किया था, और उसके बाद वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास गया संरक्षण के लिए, उन्होंने मना कर दिया, उसी के बाद वो मारा गया। तो वो सीधे सीधे अब हाथ महमूद अब्बास का उसमें आ गया। और आज की जो इब्राहिमी मस्जिद की घटना है उसमें भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ही एक्स ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। जहां पर एक्स ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं वहां पर जो अभी सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो कब विद्रोह कर देंगे, वो कब महमूद अब्बास को मार देंगे, ये पूरी बात हो रही है। आप समझिए चीज को, गंभीरता को समझिए। विश्व वो ये छोटी सी जगह नहीं है फिलिस्तीन, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा विश्व के एकदम सेंटर है, केंद्र में है, मैप में भी बिल्कुल सेंटर में है, पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूम रही है, लिटरली घूम रही है, इस समय तो पॉलिटिकली भी घूम रही है। और आपको एक और खबर बता दे, रशिया ने सीरियन गोलन हाइट्स जो ऑक्यूपाइड हाइट्स है, यानी रशिया के बेसेस नॉर्थ सीरिया में है, लेकिन रशिया ने एक ऑब्जर्वेशन साइट बना ली है, कहां पर, जो ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन हाइट्स है, यानी जो इजराइल ने 1967 में गोलन हाइट्स का एरिया कब्जा किया था, उसको देखते हुए रशिया ने एक टावर बना लिया, यानी अमेरिकन बेसिस को भी लांग गया है रशिया। और रशिया ने क्यों बनाया ये सीरियन गवर्नमेंट की समझौते के साथ, ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की सहमति के साथ, ये ईरान की सहमति के साथ। और ईरान की जो बात आती है तो बार बार वही चीज आती है कि जो तलवार लटक रही है ईरान की वो और ज्यादा धारदार हो रही है, और ज्यादा खतरनाक हो रही है। इसको 1 मिनट के लिए भी जो लोग जिनके दिमाग में ये बात है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। ईरान देखिए इस समय जिस पूरी स्थिति में है वो कोई कत्लेआम नहीं मचा सकता है सिविलियंस का, इस समय बहुत ही महीन नोक पे है, क्योंकि फिलिस्तीनी राज बिल्कुल मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। ईरान का जो एक्शन है वो तय करेगा, और ईरान अगर किसी बड़े लीडर को टारगेट कर दे और उसमें 3 और 4 को निपटा दे तो बात खत्म हो जाएगी। 8 अक्टूबर के पहले कर दे, 8 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद से जो पूरा समय है, जो उसके बाद जो दिन है, उसमें इजरायली जनता खुद ही विद्रोह करेगी, और ईरान के हमले के बाद भी विद्रोह कर सकती है। जब भी कोई एक राइट विंग लीडर मारा जाएगा, बेन गेवियर या स्मोत्रिच, या जैसे आज जो एक महिला एक मिनिस्टर है, बहुत ही मतलब क्या मैं कहूं कि बिल्कुल दिमाग से संट और बिल्कुल एकदम रेसिस्ट और अपार्थाइड में विश्वास रखने वाली, जिसने कहा हम वारिस है। तो ये जो लोग हैं जब मारे जाएंगे तब आप देखिएगा वो पूरा गेम प्लान है ये ईरान का, और उससे इजराइल की कमर टूटेगी, क्योंकि उससे साफ हो जाएगा भाई। आप सोचिए, इजराइल अलग देश है, ईरान अलग देश है, भारत अलग देश है, मानसिकता जनता की अलग है। इजराइल की जनता की मानसिकता यह बनाई गई है कि तुम सुपर ह्यूमन हो, तुम पूरी दुनिया पे राज करते हो। ये बताइए, अमेरिका राज करता है एक्चुअली एक समय तक, अब तो वो भी नहीं करता, अब तो रशिया और चाइना तमाम इस तरह के देश उभर गए हैं। अमेरिका दुनिया पे राज करता था, इजराइल उसका लठैत था, लेकिन इजराइल की जनता को बताया गया कि नहीं, अच्छा अभी से नहीं, शुरू से, कि नहीं ये है कि तुम दुनिया पे राज करते हो। और वो जिसको ये बताया गया है, जिसको आप सोचिए एक बच्चे को जिसको बचपन से ये बताया गया है कि उसका पिता दुनिया पे राज करता है, और उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा होता है देखता है कि कोई आया कोई ऐसे ही एक मजलूम, उसने 2 थप्पड़ बाप को मारे और बाप कुछ नहीं कर पाया। यही स्थिति इजराइल, तो उस बच्चे का क्या होगा, उसकी मन स्थिति का क्या होगा? वही स्थिति इजरायली जनता की। इजरायली जनता 100% इस बात को वो सह नहीं पाएगी। और ये देखिए आज जो 2 सितंबर है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2 सितंबर से लेकर के
8 अक्टूबर, ये 7, 8, 9, 10 अक्टूबर तक का जो समय है ये बहुत ही सेंसिटिव है। इस दिन मैं 100%, देखिए कल से तो नहीं वादा कर रहा हूं, लेकिन 4 या 5 सितंबर से 2 या 3 वीडियो मैं पूरी बनाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं मैंने कई बार ये बात कही है, लेकिन इस बार ये इंप्लीमेंट करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें ये बहुत जरूरी हो गया। उसके बाद देखिए गाजा में आज जो अल नसर सिस्टम, जो एक सॉलिड जो प्रोपिल्ड जो रॉकेट्स होते हैं, उनको किस तरीके से आज बड़े इंजीनियस तरीके से यूज किया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। कई जो मुताकिब जो इजरायली साइट है, जो फज्र, जो इस तरीके, नहीं सॉरी, जो फज्जा इजरायली साइट है, फज्र तो एक और मिसाइल है, तो उसमें जो नस्र जो मिसाइल सिस्टम है, जिसमें सॉलिड जो प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं, और वो उतना इफेक्टिव नहीं जितना लिक्विड प्रोपेलेंट्स है, लेकिन उसकी जो मार होती है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, वो ज्यादा होती है। तो वो पूरी आज वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने यूज किए कई जगह, नेत्जरीम एक्सेस पे भी फायर करने के लिए। और इस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस गाजा में, जब इजराइल वेस्ट बैंक में फंसा हुआ है, उधर वो हिजबुल्लाह के साथ फंसा हुआ है, तो गाजा में लगातार रिफाइनमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। और कल तो आप और ये तो आपको मैंने बताया कि आईडीएफ में विद्रोह जैसी स्थिति, आईडीएफ में कितने सोल्जर्स ने गाजा में वापस लड़ने से मना कर दिया, और उसको लेके इजराइल कोर्ट मार्शल तक में जाने की बात कर रहा, और जाएंगे ही। और उसके साथ, और अब तो जब से ये जो जन आंदोलन शुरू हुआ, और जन आंदोलन के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया कि जो आज इजराइल में बंद था, पूरी तरह से बंद रहा, उसके खिलाफ, अपनी जनता के खिलाफ, अपनी सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के खिलाफ इजरायली जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट में गई, और उसने कोर्ट से एक ऑर्डर लेना चाहा कि ये जो इलीगल स्ट्राइक है, क्योंकि ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक बुलाई है, और किसी ट्रेड यूनियन वाले इशू पे नहीं, किसी ऐसे नहीं कि हमारी पगार बढ़ा दो या ये कर दो, नहीं, ऐसा इशू नहीं, ये पॉलिटिकल इशू पे हो रहा है। तो ये मान गए ये लोग कि पॉलिटिकल इशू पे हो रहा है, और कोर्ट ने इस तरह का एक स्टेटमेंट भी दिया कि उनको एक टाइम दिया कि 2:30 से 3 बजे के बीच अपनी हड़ताल खत्म कर दो, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं हुई, कोर्ट को डिफाई किया गया। और वहां पर इजरायली सिटीजन ने कहा कि ये कोर्ट क्या चीज होती है, इसी कोर्ट को नेतन्याहू खत्म करना चाहता था, और इसकी रक्षा के लिए हम लोग सड़क पे थे। 7 अक्टूबर के पहले एक बड़ा जन आंदोलन इजराइल में चल रहा था नेतन्याहू को हटाने के लिए। तो वो जो, और क्योंकि उसमें नेतन्याहू ने ऐसे कुछ रेजोल्यूशन नेतन्याहू ला रहा था कि उससे जो कोर्ट की पावर्स है वो कम हो जाए, जैसे भारत में भी कई कोशिशें हुई हैं। अब ये जो बात है, देखिए जो स्टैंड ऑफ हो गया है, यहां तक पहुंच गया है कि इजरायली सरकार अपनी जनता, और इजरायली सरकार का भी जो एक हमेशा से वो रहा है कि हमारी जनता तो इतना हमसे क्लोज है, किसी देश की जनता इतनी अपनी सरकार से क्लोज नहीं रहती, भारत कुछ नहीं है, अमेरिका भी कुछ नहीं है, यूरोप भी कुछ नहीं, जो इजरायली जनता इजरायली सरकार के साथ रहती है। कहां गई तुम्हारी इजरायली जनता और कहां गई इजरायली सरकार? आज दोनों आमने सामने खड़े हैं, गोली चल रही है एक दूसरे के ऊपर, कल को बम चलेंगे, कल को हत्या का प्रयास होगा और हत्या भी हो सकती है। ये देखिए जो पूरी बातें हैं, ये हिजबुल्लाह भी देख रहा है, और हिजबुल्लाह ने आज वेस्टर्न गलीली में इतनी एक जो मतलब नॉर्थ इजराइल का जो एक थोड़ा वेस्ट का जो पार्ट है, उसमें आज उसने फिर से अपनी जो पिछले दिनों मार कम कर दी थी उसने, वो ऐसे करता है, कम करता है, ज्यादा बढ़ाता है, कम करता है। आज हिजबुल्लाह ने फिर से 60 से 70 मिसाइल छोड़ी, और पूरा जो अपर गलीली वो डिफेंसलेस है। वहां पर जो पूरी सेना है वो ज्यादा वहां पर तितर बितर हो गई है। कुछ जगह सोल्जर्स है, कोई वहां पर, आप सोचिए, कोई वहां पर बचाने, मतलब भुस भर गई है इजराइल की। नॉर्दर्न फ्रंट पे तो इतनी बुरी हार हुई है कि कोई, मतलब साउथ गाजा में जो, मतलब साउथ में यानी गाजा में जो हार हुई है वो तो हुई है, वो तो एक वॉर ऑफ एट्रिशन के थ्रू हिजबुल्लाह ने जो हराया है। और हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अपनी ये दिखा दिया कि इजराइल से ज्यादा सुपीरियर उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास मारक क्षमता है। और इजराइल ने सोचिए इसी डर से इतना बड़ा एक वेस्ट बैंक पे एक इन्वेजन की मतलब जरूरत कर दी। और उस इन्वेजन में क्या हो रहा है, मैंने बताया अभी आपको साउथ हिब्रोन वाली घटना, उसके बाद मतलब ये जो साउथ वेस्ट बैंक में हिब्रोन की जो तीसरी इब्राहिमी मस्जिद वाली घटना, और उसके अलावा जेनिन में क्या हुआ, हरीतिया एक्सेस पे आज पूरी जो जिस तरीके से रेजिस्टेंस फाइटर्स ने फिर टैक्टिक्स बदल दी,
फिर टैक्टिक्स बदल दी, और इस बार जैसे उन्होंने कल कुछ ऐसे एक फाइटर को इजरायली फोर्सेस ढूंढ रही थी, उनके जो उनसे मिलते जुलते लोगों को जैसे उन्होंने आसपास रखा, और वो जो थर्मल इमेजिंग है वो फेल हो गई इजराइल की। तो आज भी देखिए उसमें क्या हुआ, आज उन्होंने उल्टा किया। आज उन्होंने उस फाइटर को वहां बुलाया जेनिन में, वो वहीं जेनिन में मौजूद था, और थर्मल इमेजिंग से जो उस फाइटर का प्रोफाइल है वो इजराइल ने ट्रैक डाउन किया कि ये हरीतिया में है, और हरीतिया में उन लोगों ने ये ड्रोन अटैक किया। लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था, और फिर वही जो पुराने जो कल लोग थे, जो जिनकी शक्ल मिलती थी, वो वहां थे, और उन पे स्ट्राइक हो नहीं पाई क्योंकि उनके कोई ना कोई फीचर्स ऐसे थे जो उससे नहीं मिलते थे। देखिए कितनी अच्छा, और उसके चक्कर में आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि उस फाइटर को उन्होंने गायब किया कल, वहां पर इजरायली थर्मल इमेजिंग को उन्होंने एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया, फिर आज वापस बुलाया। इजरायली थर्मल इमेजिंग जो पूरे ड्रोन्स हैं उन्होंने फिर पकड़ा, फिर चिन्हित किया, वहां फिर अपने वो भी भेजे, सैनिक भी भेजे, उस पर मैं आ रहा हूं। सैनिक जब भेजे तो क्या हुआ, सैनिक भी भेजे, और वहां से फिर वो हट गया लास्ट मोमेंट पे, फिर वही जो मिलने जुलने की शक्ल है, लेकिन उनकी नाक थोड़ी सी अलग का। थर्मल इमेजिंग में परफेक्ट इमेजरी आती है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि तो वो उससे पूरा फिर से पूरा एक तरह से गड़बड़ा गया मामला। और जो इजरायली फोर्स वहां पर आई थी उसको हरीतिया में वहीं पर एम्बुश कर दिया। 12 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए हैं, और उसमें से 6 कम से कम मारे जाने की खबर है। आज फिर वीडियोज आए हैं कि जो मृतक इजरायली हैं उनको उठा के इजरायली सोल्जर्स ले जा रहे हैं। आप बताइए, इस तरह की इंजेन्युइटी ये खेल रहे हैं। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस इजरायलियों के साथ खिलौने की तरह खेल रहा है, और उनके बाप की हिम्मत नहीं कि कुछ कर सके, क्योंकि उनके बाप जो हैं वो खुद घिरे बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी बात है, ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरी जंग है, ये देखिए इसमें खालिद बिन वालिद मस्जिद को जो इन लोगों ने डिस्टर्ब किया था कल, मिलिट्री बैरक्स वहां पर कुछ समय के लिए बनाए थे, उसको खाली करना पड़ा क्योंकि वहां पर भी ऐसी मार हुई। मैंने आपको बताया कि उसमें जो पॉन्ड है उसमें से किस तरह से मैनूवरिंग करके जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वहां पर मारा। तो वो जो पूरी एक घटना है, उस घटना में जो इजरायली सोल्जर्स मारे गए, तो आज एक खत लिखा अरबिक में, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक खत लिखा और सीधे आईडीएफ रैंक्स में भेजा। हिब्रू में भी लिखा, अरबिक में भी लिखा, और उसमें लिखा कि तुमने हमारे खालिद बिन वालिद मस्जिद को, हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में खालिद बिन वालिद की कुछ समस्या है, कुछ लोग शायद उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जो चिट्ठी लिखी और उसमें यह लिखा था कि तुम जितनी बार हमारी पवित्र जगह दूषित करोगे, जितनी बार तुम हमारी पवित्र जगह दूषित करोगे, उतनी बार हम तुम्हारे दूषित मन और तन को हम पवित्र कर देंगे, यानी ऊपर पहुंचा देंगे। ये जो देखिए बात है, ये जो बात है, ये कि मार के मैसेज भेजना, ये तो बिल्कुल इलाहाबाद की सड़क पे जैसे हम लोग लड़ा करते थे उस तरह की बात है। मारो भी मैसेज भी दो। ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है, इसको कोई समझ नहीं सकता है जब तक वो उस तरह की स्थितियों में नहीं रहा हो, चाहे वो जिस भी स्तर पर। वो लोग तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग तो मोहल्ले पे लड़ाई लड़ते थे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि वो उस तरह की टैक्टिक्स यूज करके कितने बड़े लेवल पे उसको ले गए हैं कि आज दुनिया उन टैक्टिक्स को मान रही है। और हम लोग जैसे जो लोग उस मिल्यू से निकले, जैसे मैंने कहा इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, उस मिल्यू से जो लोग निकले हैं वो उसको समझ रहे हैं, उसको एक एक चीज उनके दिमाग में फिल्म की तरह चल रही है, क्योंकि उन्होंने भी उस तरह की जिंदगी लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद में देखी है बड़े होते हुए। तो ये देखिए जो जो इसकी जो नॉर्थ वेस्ट बैंक की, उसके बाद ट्यूबस में भी जो एक लड़ाई हुई, एक छोटी सी लड़ाई हुई, ट्यूबस से भाग खड़ी हुई आईडीएफ। तुलकरे में फिर से इन्वेट करने की कोशिश की, वहां नहीं सफल हुई। नाबलस में इस बार न्यू अस्कर कैंप पे हमला किया, वहां भी उनको असफलता हासिल हुई। रमल्ला के पास सिलवाद में फिर एक, जो कि एक्चुअली बिल्कुल साउथ, यहां से साउथ वेस्ट बैंक शुरू हो जाता है, जब ये इब्राहिमी मस्जिद वाली घटना घटी उसके पहले सिलवाद में भी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस एक्सप्लोड की, और वहां पर भी इजरायली जो सोल्जर्स हैं और सेटलर्स हैं कम से कम 3 वो घायल हुए।
बहुत ज्यादा घायल नहीं हुए, मामूली घायल हुए, लेकिन एक वो वार्निंग है। और इजराइल बहुत अलर्ट हो गया है कि रमल्ला में महमूद अब्बास की नहीं चल रही है। रमल्ला उसका हेडक्वार्टर है महमूद अब्बास का, पैलेस्टीन अथॉरिटी, गद्दार का। तो वो बात लेकिन उसकी चल नहीं रही है रमल्ला में। ये बात इजराइल को समझ में आ गई, दुनिया को समझ में आ रही है, और महमूद अब्बास की फंडिंग रुक जाएगी उसको। वो तो रशा वशा भी पहुंच गया था और चाइना भी पहुंच गया था हर जगह पैसे मांगने, और वहां से मनाही हो गई, वो अलग बात है। लेकिन ये इसकी तो जो यूरोप और अमेरिका से भी थोड़ी बहुत फंडिंग होती है वो भी रुक जाएगी। तो ये आप देखिए, मतलब अगर इजराइल कई फ्रंट पे लड़ रहा है और एक ऑपरेसर होके, यानी एक पूरा जालिम होके कई फ्रंट पे लड़ रहा है, तो जो सप्रेस्ड हैं, जो लोग मतलब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मजलूम हैं, वो भी कितने फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं। पैलेस्टीन अथॉरिटी से लड़ रहे हैं, इजराइल से लड़ रहे हैं, अमेरिका से लड़ रहे हैं, अगल बगल के जो अरब देश हैं जो साथ नहीं दे रहे उनसे लड़ रहे हैं लगातार। आप ये भी देखिए। तो ये जो पूरी एक बात है, ये जो महीन बातें हैं, इन बातों को। अच्छा, उसके बाद देखिए यमन ने आज कम से कम 3 जगह आज हमला किया। 3 जगह यमन ने मारा, करीब इफ आई रिमेंबर करेक्टली 58 नॉटिकल माइल्स। एक वहां पर एक पोर्ट है, उसके 58 नॉटिकल माइल्स, और एक शायद 62 नॉटिकल माइल्स ऑफ द पोर्ट ऑफ हुदैदा। तो वहां पर 2 जगह यमन ने मारा, और एक तीसरी जगह भी, क्योंकि UKMTO की जो रिपोर्ट आई है उसने ये भी कहा है कि एक तीसरी जगह भी यमन ने मारा, और उस तीसरी जगह का जो नाम है वो अभी पूरी तरह से जाहिर नहीं हो पाया। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये देखिए, जो पूरी पिक्चर, जो एक समग्र तस्वीर पूरी उभर के आती है। आप ही फैसला करिए कि जंग के मैदान में क्या सूरत हाल है, जंग के मैदान में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है, जो कल को मिडिल ईस्ट में रीजनल या विश्व युद्ध की तरफ भी ये बढ़ सकती है, तो वो आज जमीन पे कौन जीत रहा है, इजराइल हार रहा है कि नहीं हार रहा है, इजराइल हर तरफ से घिर गया है कि नहीं घिर रहा है। और इस पे आप जरूर कमेंट करिएगा, इस बात पे कमेंट करिए कि कौन जीत रहा है, और इसको आप अपने लोगों तक पहुंचिए। आप लोगों के पास एक बड़ी ताकत है, आप सोशल मीडिया का यूज करिए। आप ये व्यू जो हम आपको दे रहे हैं, ये चीज आप पहुंचाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरा वीडियो आप आगे फॉरवर्ड करिए, लेकिन अपने ही नाम से आप करिए, अपने नाम से करिए। हाँ, ये जो विचार है, ये जो सच्चाई है, ये जो फैक्ट्स हैं जो मैं बोल रहा हूं, इनको आप चाहे वीडियो आप 1-2 बार देख के उनको नोट डाउन करिए, पॉइंट्स को। जिस तरीके से जनिन में, मतलब जो बारीकियां जनिन में जिस तरह से लड़ाई हुई, जो साउथ वेस्ट बैंक में हिब्रॉन में हो रहा है, जो गाजा में भी जिस तरह से एक अपर एज पूरा हमास के पास आ गया, हिजबुल्ला जो वहां पर नॉर्थ में कर रहा है, ये सारी चीजें इन पे आप रिपोर्ट करिए, और इन पे छोटी छोटी पोस्ट बना के, छोटा छोटा ये करके आप पूरा इसको वायरल करिए, पूरी तरह से लग जाइए। क्योंकि ये देखिए, अब वही मैं बार बार कह रहा हूं, 7 अक्टूबर आने वाला है, और कुछ ही दिनों की बात है। और 7 अक्टूबर जैसे ही करीब आता है, या जैसे ही उसका जो एक मतलब जैसे जैसे करीब आता जाएगा, हर दिन घटनाएं इसी तरह की होती रहेंगी, बढ़ती जाएंगी, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अपने रेजोल्यूशन तक भी पहुंच सकता है 7 अक्टूबर और उसके आने वाले हफ्तों में। तो ये आज का प्रसारण यहीं तक, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों।